गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे बीएससी भाग द्वितीय प्राणी शास्त्र की छात्राओं का स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में दो भागों में टूट जाता है और अंत में दो पाइरुवेट अणुओं का निर्माण करता है। वही पाइरुवेट के अणु क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं। ये साइकिल या ये क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। इसका कई नाम हैं। क्रेब्स साइकिल तो इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हैंस क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने 1937 में इस क्रिया का अध्ययन किया था। इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इस क्रिया में जो पहला प्रोडक्ट है, जहाँ से ये क्रिया शुरू होती है, वो साइट्रिक एसिड ही है। और इसको टीसीए साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, क्योंकि साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप होते हैं। तो इसीलिए इसको टीसीए या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। अब जैसा बताया गया, अभी मैंने बताया आपको कि ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसके लिए पाइरुवेट को सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 झिल्लियाँ होती हैं। बाहरी झिल्ली को तो पाइरुवेट पार कर सकता है, लेकिन जो भीतर की झिल्ली होती है, वास्तव में जो बाहर की झिल्ली है उसमें चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स से ये पार हो जाता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके लिए पारगम्य नहीं है, वहाँ से आसानी से पाइरुवेट पार नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर मेम्ब्रेन को पार करने के लिए पाइरुवेट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं जो पाइरुवेट को पार करवाते हैं। जब पाइरुवेट झिल्लियों को पार करके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंच जाता है, उसके उपरांत इसको एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित कर दिया जाता है। कोएंजाइम A के साथ ये क्रिया करता है और फिर कोएंजाइम A के साथ क्रिया करके ये एसिटाइल कोएंजाइम A में बदल जाता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम A वास्तव में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। तो पाइरुवेट स्वयं नहीं प्रवेश करता है क्रेब्स साइकिल में, बल्कि पहले ये एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित होता है और उसके बाद ये साइकिल में प्रवेश करता है। और इस क्रिया में NADH2 का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलती है। और जैसा अभी मैंने बताया था कि इसके 3 नाम क्यों दिए गए हैं। अब हम क्रेब्स साइकिल की रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले लिंक रिएक्शन जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था कि पाइरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में परिवर्तित किया जाता है और यहाँ पर एंजाइम काम करता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की क्रिया प्रभाव में पाइरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु निकल जाता है, 2 हाइड्रोजन निकलते हैं जो NADH2 का निर्माण कर लेते हैं और ये एसिटाइल कोएंजाइम A में बदल जाता है। और एसिटाइल कोएंजाइम A
यही जो है क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। आगे हम साइकिल का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखें, ये एक डायग्राम है, इसमें सभी महत्वपूर्ण स्टेप्स बताए गए हैं। मैं आपको समझाता हूँ, आप देखते चलेंगे। यहाँ देखें, ये पाइरुवेट बना हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पाइरुवेट बना हुआ है। आप देखेंगे तो पाइरुवेट पर पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज क्रिया कर रहा है। आगे आप देखेंगे ये रेड कलर से लिखा हुआ है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज। और इस क्रिया से में कोएंजाइम ए, इसको जो एच लिखा हुआ है उसको थायो कोएंजाइम ए कहते हैं। थायो का मतलब जो सल्फर ग्रुप है उसको थायो कहते हैं। तो ये कोएंजाइम ए है, थायो कोएंजाइम ए, वो इसमें प्रयुक्त हो रहा है, वो काम में लिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु निकल रहा है और 2 हाइड्रोजन भी निकल रहे हैं पाइरुवेट से, जिसके द्वारा NAD जो है ये NADH2 में बदल जा रहा है। तो आप देखें इसके बाद एस्टाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर बनाया हुआ है। कोएंजाइम ए का पूरा डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, लेकिन जो डायग्राम बना है आप देख सकते हैं कि जो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल चुका है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया है। अब ये बचा एस्टाइल कोएंजाइम में। आगे आप देखेंगे क्रियाओं को। तो ये एस्टाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसीटेट के साथ क्रिया करता है। ऑक्जेलो एसीटेट क्रेब्स साइकिल का ही प्रोडक्ट है। पिछली क्रेब्स साइकिल जहाँ पूरी हुई थी वो अंतिम उत्पाद था ऑक्जेलो एसीटेट। तो वही ऑक्जेलो एसीटेट, इसीलिए ये साइक्लिक क्रिया है क्योंकि बार बार रिपीट होती रहती है वही क्रिया। तो ऑक्जेलो एसीटेट और एस्टाइल कोएंजाइम में परस्पर क्रिया करते हैं, मिलते हैं और साइट्रेट बनाते हैं, साइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जो थायो कोएंजाइम है वो बाहर निकल जाता है। एस्टाइल कोएंजाइम ए के साथ जो थायो कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ था वो बाहर निकल गया और यहाँ एक H2O मॉलिक्यूल, जल का एक अणु प्रयुक्त में आया और जो एंजाइम है वो है साइट्रेट सिंथेटेज। तो ये फर्स्ट रिएक्शन मानी जाती है क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल की दूसरी रिएक्शन देखते हैं। क्रेब्स साइकिल की दूसरी रिएक्शन देखते हैं। जो साइट्रेट है ये आइसोसाइट्रेट में बदल जाता है। दोनों ही आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। आप देखेंगे कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का स्थान बदल गया है, दूसरे से तीसरे पर पहुंच गया है, दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन पर पहुंच गया है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। और यहाँ एंजाइम काम में आ रहा है एकोनिटेज। अब अगली तीसरी क्रिया के रूप में आइसोसाइट्रेट बदलता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में या अल्फा कीटो ग्लूटरेट। इस प्रक्रिया में डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया होती है। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम इसमें काम करता है और इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन के 2 एटम निकल जाते हैं या आयनिक फॉर्म में होते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो इस तरह से अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का निर्माण हो गया है। अगले कदम के रूप में जो चौथी रिएक्शन है, इसमें अल्फा कीटो ग्लूटरेट
सक्सिनिल कोएंजाइम ए में बदलता है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए में बनाने की ये प्रक्रिया डिहाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया है और एंजाइम काम में आता है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर फिर से कोएंजाइम ए, थायोकोएंजाइम ए काम में आ रहा है और उसके जुड़ने के कारण ही सक्सिनिल कोएंजाइम ए का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन के 2 एटम्स निकले हैं तथा एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भी निकला है। और अब 5वीं क्रिया, इसमें जो सक्सिनिल कोएंजाइम है ए है, ये सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट में बदल जाता है, इसका कोएंजाइम ए निकल जाता है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया के दौरान एक जीडीपी से जीटीपी का निर्माण होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ प्रयोग में आता है। गुआनोसिन डाइफॉस्फेट से गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। ये गुआनोसिन एडेनिन जैसा ही है, जैसे एटीपी वैसे ही जीटीपी, ये भी ऊर्जा का अणु है। तो अब ये इस तरह से आप देखेंगे सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट का निर्माण हो गया। सक्सिनेट बदलता है फ्यूमेरेट में और इस क्रिया में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम काम में आता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं वो FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसके द्वारा रिसीव किए जाते हैं। FAD जो है वो FADH2 में बदल जाता है और साथ ही फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट का निर्माण हो जाता है। अब ये फ्यूमेरिक एसिड या मैलिक एसिड में बदलता है, मैलेट में बदल जाता है। यहाँ पर जल का एक अणु प्रयुक्त होता है और एंजाइम फ्यूमरेज काम में आता है। अगली क्रिया के रूप में मैलेट ऑक्जेलोएसीटेट में बदलता है। यहाँ पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम क्रियाशील होता है और NAD से NADH2 का निर्माण होता है। तो इस तरह से ऑक्जेलोएसीटेट बन गया और हम जानते हैं कि साइकिल हमने ऑक्जेलोएसीटेट से ही शुरू की थी। इस तरह ये पूरा का पूरा चक्र संपन्न हो गया। जिसमें ध्यान रखना है कि जहाँ भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रयुक्त होगा वो हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, हाई एनर्जी हाइड्रोजन एटम्स रिलीज होंगे, अर्थात हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, आप कह सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा और अधिक आगे इन्हीं बातों को मैंने लिख भी रखा है कि एस्टाइल कोएंजाइम ए जो है वो पायरुवेट से प्राप्त हुआ और ऑक्जेलोएसीटेट दोनों क्रिया करके साइट्रेट का निर्माण करते हैं। एंजाइम है साइट्रेट सिंथेटेज। सेकेंड रिएक्शन, साइट्रेट को आइसोमेराइजेशन किया जाता है एकोनिटेज एंजाइम के द्वारा और आइसोसाइट्रेट बन जाता है। तीसरी क्रिया के रूप में आइसोसाइट्रेट का ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन का अर्थ यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन से है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से है, और डीकार्बोक्सिलेशन का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल से। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ हाइड्रोजन NADH2 मिलता है और CO2 भी रिलीज होता है। एंजाइम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और इसका परिणाम होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट का निर्माण। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के इस निर्माण की क्रिया में जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड और NADH2 फॉर्म होते हैं। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का फिर से डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजिनेशन दोनों क्रियाएं होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और हाइड्रोजन भी मुक्त होता है और साथ में कोएंजाइम ए काम में आता है, निर्माण होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए का। सक्सिनिल कोएंजाइम ए की हाइड्रोलिसिस होती है और ये सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट में बदल जाता है। साथ ही साथ एक जीटीपी का निर्माण भी होता है। एंजाइम यहाँ सक्सिनेट सिंथेटेज काम में आता है। जो छठी क्रिया है उसमें सक्सिनेट का फिर से डिहाइड्रोजिनेशन होता है, अर्थात ऑक्सीडेशन होता है और ये फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण कर लेता है।
एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर जो हाइड्रोजन मुक्त होंगे डिहाइड्रोजिनेशन के पश्चात उसको FAD द्वारा स्वीकार किया जाता है और जो निर्माण हो रहा है वो FADH2 फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सातवीं क्रिया के रूप में फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड या मैलेट में बदल जाता है और एंजाइम काम में आता है फ्यूमेरेज। और आठवीं क्रिया के रूप में मैलिक एसिड को ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस तरह से और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड या ऑक्जेलोएसीटेट से ही ये क्रिया शुरू हुई थी। ऑक्जेलोएसीटेट फिर से एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ मिलकर के साइट्रेट का निर्माण करेगा और इस तरह ये क्रिया चलती रहेगी। तो ये तो क्रेब्स साइकिल की क्रिया हुई। हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हुई और क्रेब्स साइकिल की क्रिया हुई। इसमें अनेक स्थानों पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, निकले हैं, या हम कहें कि डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया हुई है, या हम कहें कि ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई है, जिनके कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में जाते हैं, वहाँ इनका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और परिणाम स्वरूप ATP का निर्माण होता है और अंत में जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। लेकिन यहाँ ये समझ लें कि जो हाइड्रोजन रिलीज हुए थे वो या तो NAD द्वारा एक्सेप्ट किए गए थे या FAD द्वारा एक्सेप्ट किए गए थे। जो हाइड्रोजन NAD द्वारा एक्सेप्ट किए गए थे वो पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुँचने के बाद 3 ATP उत्पन्न करेंगे, और जो हाइड्रोजन FAD द्वारा स्वीकार किए गए थे वो 2 ATP उत्पन्न करेंगे। इसका कारण आप अगले लेक्चर में देख पाएंगे जब इसका हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP प्राप्त होता है। तो अब हम एक आंकड़ा देख लेते हैं कि कितना ATP एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिल सकता है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की देखें। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 ATP खर्च हुए थे, ग्लूकोज में फॉस्फेट जोड़ने में और फ्रुक्टोज में फॉस्फेट जोड़ने में एक ATP खर्च हुआ था। इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 ATP खर्च हुए थे। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में प्राप्त कितने ATP हुए थे? हम जानते हैं कि उसकी सेकेंड स्टेज में जहाँ एनर्जी गेन वाला है वहाँ 2 ATP उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज 2-3 कार्बन अणुओं में फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से क्योंकि एक ग्लिसरल्डिहाइड का अणु प्रोसेस होते हुए 2 ATP उत्पन्न करता है, इसलिए 2 अणु जब ग्लिसरल्डिहाइड के प्रोसेस हो रहे हैं तो वो 4 ATP उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह से 4 ATP उत्पन्न हुए और 2 ATP कंज्यूम हुए थे। इसके साथ ही साथ ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में एक स्थान पर डिहाइड्रोजिनेशन भी हुआ था और डिहाइड्रोजिनेशन के कारण NADH2 बना था, और ये NADH2 भी, क्योंकि मैंने बताया कि 2 क्रियाएं पैरेलल होंगी, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पैरेलल ब्रेकडाउन में जाएंगे, इसलिए एक नहीं बल्कि कुल 2 NADH2 प्राप्त होंगे, और 2 NADH2 का अर्थ है कि 6 ATP 6 ATP। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 10 ATP का निर्माण हो सकता है और उसमें से 2 ATP कंज्यूम होंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो NADH2 या FADH2 के विघटन से प्राप्त होने वाला ATP है, ये तभी मिलेगा जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन उपलब्ध होगा। अगली रिएक्शन लिंक रिएक्शन है, जहाँ पर पाइरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम A में बदलता है। वहाँ भी
एक NADH2 प्राप्त हुआ था, और क्योंकि जैसा 2 पायरुवेट के अणु हो गए हैं एक ग्लूकोज से, तो इसका अर्थ है कि 2 NADH2 प्राप्त हुए और ये 6 ATP के बराबर है। क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में 2 ATP गेन होता है GTP के रूप में, एक साइकिल में एक, और क्योंकि पैरेलल 2 साइकिल चल रही है इसलिए 2 ATP। FADH2 के निर्माण से, क्योंकि एक FADH2 एक साइकिल में बनता है, 2 साइकिल पैरेलल चल रही हैं, तो 2 FADH2 से 4 ATP बन सकते हैं। क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 बनते हैं, और क्योंकि 2 साइकिल जैसा मैंने बताया पैरेलल है इसलिए ये 6 NADH2 हो गए, और ये 6 NADH2 18 ATP 18 ATP उत्पन्न कर सकते हैं। तो कुल गेन अगर हम टोटल करना चाहें तो 10, 6 और 24 इनका योग आता है 40 ATP 40 ATP। कंज्यूम कितना हुआ? 2 ATP कंज्यूम हुआ था उसको ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में, तो नेट गेन जो होगा वो 40 - 2 = 38 ATP। कहीं कहीं आपको बुक्स में 36 ATP का नेट गेन दिखाई देगा लिखा हुआ, वो वास्तव में इसलिए है कि कहीं माना जाता है कि पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने में 1 ATP का खर्च होता है, तो 2 पायरुविक एसिड पर 2 ATP खर्च, इसलिए 38 में से 2 और निकाल दें तो वो 36 ATP बचता है, यद्यपि अभी इसका पुष्टि नहीं है। तो बच्चों ये हमने बात की क्रेब्स साइकिल की, इसके पहले हम ग्लाइकोलाइसिस की बात कर ही चुके थे। हमने देखा कि कुल कितनी ATP एक ग्लूकोज के अणु से बन सकती है। अगले दिन हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।